Hello guys, this is Angu Kaushik and you are welcome on our platform BAPS प्रमुख अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टीम्स इन यूपीएससी, हमारा सीरीज चल रहा है फॉर 2026 प्रीलिम्स के लिए। उसी का टॉपिक से आज हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मिशन डिफेंस की टेक्नोलॉजी जो बार बार न्यूज़ में रही हैं, या उन सेक्टर से, उन जगहों से क्वेश्चन हमने उठाए, उन जगहों से टॉपिक्स हमने उठाए हैं जो कि यूपीएससी बार बार या स्टेट पीसीएस बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक आएगा, ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी उसके बेसिस पे हमने एक और नया एक मिशन बनाया था। क्या मिशन सुदर्शन चक्र, पता होगा आपको इसके बारे में, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल सिंदूर के बारे में देख लेते हैं। वाई न्यूज, ए मासिव इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस ऑपरेशन दैट सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज टेरर लॉन्च पैड्स अक्रॉस द एलओसी यूजिंग इंडिजीनियस टेक। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंडिजीनियस टेक यूज किया था हमने, और मासिव जो हमारे टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनको हमने न्यूट्रलाइज किया था सक्सेसफुली। ये सबको पता है हमें, क्यों हुआ था, पहलगाम अटैक के रिटेलिएशन में हुआ था, ये भी हमें पता है। ठीक है, की फीचर क्या है, फर्स्ट लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ स्वार्म ड्रोन्स एंड लॉटरिंग म्यूनिशंस इन ए लाइव कॉम्बैट सिनेरियो। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई हैं। पहली आ गई है स्वार्म ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन्स होता है क्लस्टर ऑफ ड्रोन्स होता है। ठीक है, बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं, वो एआई यूज करते हैं, डेफिनेट सी बात है। खुद का भी डिसीजन मेकिंग वो यूज करते हैं, सर्विलांस के लिए यूज होता है, बेस ओवरसी बात है। लेकिन ये क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 10 ड्रोन जा रहे हैं, 10 ड्रोन है, उनको एक टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला गया है, और उनमें से 2 ड्रोन जो डिस्ट्रॉय हो गए किसी वजह से, हम एनिमी ने उड़ा दिया, कुछ भी है, तो जो 8 हैं अब वो 8 कोलैबोरेशन में काम करेंगे। जैसे पहले 10 कर रहे थे, वही काम जो 10 को असाइन हुआ था, अब वो 8 ड्रोन जो हैं वो कोलैबोरेशन में काम करेंगे। उसी हिसाब से फिर डिसीजन मेक करेंगे 8 के हिसाब से, कि वो 2 ड्रोन अब चले गए तो उनके काम भी हम ले लेते हैं। इस तरीके से ही इनकी जो होती है काम करते हैं, इसलिए काफ़ी इफेक्टिव इनका जो होता है कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है इनकी। एआई का यूज़ करते हैं, डेफिनेट सी बात है। इनको हम स्वार्म ड्रोन बोलते हैं। लॉटरिंग म्यूनिशंस क्या होते हैं, ये भी ड्रोन्स ही होते हैं इसी तरीके से, बहुत सर्विलांस के लिए यूज होते हैं ये भी, लेकिन प्रिसाइज डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज होती हैं इनके अंदर। ये ड्रोन और मिसाइल दोनों का काम करते हैं। ये सर्विलांस करते रहेंगे, डेटा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और जैसे ही आपको लगेगा कि अब ये, या पहले से आपने इनको गाइड किया हुआ है कि भाई डेटा में भेजो, आपको अगर इस तरीके का कोई टारगेट मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, तो ये सुसाइड ड्रोन बन जाते हैं, एक मिसाइल का काम करने लगते हैं, उस टारगेट को हिट करते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। याद रहेगी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये लाइव कॉम्बैट सिनेरियो में आए थे, इसलिए इतने ज्यादा फेमस हुए। ठीक है, टेक्नोलॉजी याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, वैलिडेशन इन इंडियाज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, आईबीजीज। आईबीजीज क्या होता है, ये ब्रिगेड साइज की यूनिट होती है, बहुत ज्यादा मोबाइल और बहुत ज्यादा लीथल होती है, उसको सपोर्ट करने में ये काम आते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको एक्सप्लेन करके बताता जा रहा हूं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड प्रिसाइज स्ट्राइक कैपेबिलिटी विदाउट फुल एस्केलेशन, फुल स्केल एस्केलेशन। वार नहीं हुई है, लड़ाई नहीं हुई है, बस हमने जाकर के टेररिस्ट लॉन्च पैड जो हमें पता थे उनको जाकर के डिस्ट्रक्ट कर दिया और वापस आ गए हैं। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज की हमने यहां पे बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू ऑपरेशन सिंदूर 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, इट इज मार्क द फर्स्ट लार्ज स्केल यूज ऑफ स्वार्म ड्रोन्स बाय इंडिया इन कॉम्बैट। सही है, अभी पढ़ा हमने। इट इन्वॉल्व फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर अक्रॉस एलओसी। नहीं, फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर नहीं हुई थी। इट वैलिडेटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड्स। ये सही है, अभी तो बताया मैंने। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ए, 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र होता क्या है, पहले पहलगाम अटैक हुआ,
उसके रिटेलिएशन में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वहां पे जाके उनके टेररिस्ट जो लॉन्च पैड थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब रिटेलिएशन में पाकिस्तान भी आएगा। उसने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे, अलग अलग टारगेट्स पे भेजे, अलग अलग जगहों को टारगेट्स करके भेजे, कुछ मिसाइल्स भी भेजी, है ना, समझ लो। अब जब मान लो उधर से ड्रोन्स आ रहे हैं, तो उस ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या हम मिसाइल का यूज करेंगे? क्या ये कॉमन सेंस है? नहीं। एक लेजर गन वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय ड्रोन्स। गाइडेड होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, या इसी तरीके का कोई ड्रोन हो, जैसे कि अभी हमने सुसाइड ड्रोन्स के बारे में पढ़ा, इस तरीके का कोई ड्रोन हो जो कि सुसाइड ड्रोन हो, जो कि मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन हो, इस तरीके का ड्रोन काम आ सकता है। उसके लिए हम ब्रह्मोस तो नहीं निकालेंगे या सुकोई तो नहीं निकालने वाले, समझ रहे हो ना। तो ये जो डिफेंस होता है ये अलग अलग लेवल्स पे होता है। 360 डिग्री डिफेंस तो ये है ही, लेकिन अलग अलग लेवल्स पे है कि अगर ड्रोन्स आएंगे तो ड्रोन्स का पता है कि उनकी जो हाइट होती है वो कितने मीटर तक की होती है, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ते ड्रोन। उसके बाद मिसाइल भी जो आएंगी, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होगी वो किस ऊंचाई तक उड़ेगी, हाइट तक। जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अगर आती है वो किस लेवल पे उड़ती है, फ्लाई करती है, पता है ना ये सब बातें हमें। तो हम अलग अलग लेवल्स पे तैयारी करते हैं। कम हाइट पे ड्रोन आएगा उसके लिए तैयार है, कोई छोटी मिसाइल अगर आएगी मीडियम हाइट पे उसके लिए तैयार है, कोई ज्यादा हाइट पे आएगी उसके लिए तैयार है, कोई एयरक्राफ्ट आएगा तो उसके लिए भी तैयारी है। और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल कमांड सिस्टम काम करता है, जिसको हम AICC बोलते हैं। ये काम करता है। और 2025 में जो पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था, जो दोबारा जब रिटेलिएट नहीं बोलूंगा, एक तरीके से रिटेलिएट तो हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद जो उन्होंने जो हम पे जो ड्रोन्स वगैरह भेजे थे, स्ट्राइक किया था, उसमें क्या हुआ था कि वो बहुत सक्सेसफुल मिशन था इंडिया का। उसी के बेसिस पे मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो बनाया गया। मिशन सुदर्शन चक्र जनरली जो मेजर पॉपुलेटेड कंट्री, जो रीजन है हमारे देश के, उनको हम सिक्योर करेंगे अलग अलग लेवल्स पर 360 डिग्री, कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए, खास तौर से जो बॉर्डर के पास है। ठीक है, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो डिप्लॉय होगा सुदर्शन चक्र, जो अलग अलग लेवल्स पे काम करेगा। और ये बाहर से अगर कोई स्ट्राइक करता है किसी भी लेवल पे, किसी भी टाइप से, ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, उस हर लेवल पे काम करेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। ड्रोन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल्स हो, लॉन्चर हो गए, S-400, ये सब इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। AI की हेल्प भी ली जाती है कि अगर ड्रोन आया है तो जो कमांड जाएगी कि अब ड्रोन आया तो इसके अगेंस्ट ड्रोन या कुछ उस लेवल का कोई लेजर गन वगैरह फायर की जाए। अगर मान लीजिए उधर से मिसाइल आ गई तो वो कमांड करेगा S-400 को, तुरंत एकदम मिसाइल दूसरी लॉन्च की जाएगी उसके अगेंस्ट में। इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। बोला गया इंडिया ऑपरेशनलाइज मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम अम्ब्रेला इन 2025। मैंने बताया ना, मल्टी लेयर अम्ब्रेला डिफेंस सिस्टम। की फीचर्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ F-400 ट्रायम्फ है, जिसको कि रीनेम किया हमने सुदर्शन के नाम से। MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, UPSC इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। समझ रहे हो? UPSC इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अगर हमें टेररिस्ट लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करने थे, ऑपरेशन सिंदूर में हमने किए, तो हमें कैसी मिसाइल की जरूरत थी? एक बिल्डिंग है जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, जो कि हमें कंफर्म हो चुका है कि टेररिस्ट लॉन्च पैड है। यह भी कंफर्म है कि यहां पे सिविलियंस नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे मिसाइल डालेंगे? या तो एयर टू सरफेस जाएगी वो मिसाइल, या फिर वो सरफेस टू सरफेस जाएगी, क्योंकि हमें सरफेस पे जाना है। लेकिन अगर बॉर्डर पार से कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है और उसके लिए हमें डिफेंस सिस्टम तैयार करना है, तो हमें सरफेस टू एयर मिसाइल की जरूरत है। सरफेस टू एयर मिसाइल की, और मीडियम रेंज भी चलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो बॉर्डर के बाहर है तब तक वो हमारे लिए खतरा नहीं है। वो हमारे लिए खतरा है, या अगर वो बॉर्डर के बाहर है तो भी हम उसको, ठीक है, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तैयार रह सकते हैं। हम बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में उसको बॉर्डर के बाहर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन वो रेंज क्यों होती है? अब ये जो बॉर्डर पे डिफेंस के लिए जो मिसाइल है वो मैं दिल्ली में तो नहीं रखूंगा ना,
राजस्थान बॉर्डर पे जो मिसाइल अगर मुझे डिफेंस के लिए चाहिए वो दिल्ली में तो नहीं रखूंगा, वो मैं बॉर्डर के पास ही रखूंगा। तो इसलिए मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल का यहां पे यूज किया गया है। समझ आया? कॉमन सेंस है यहां पे। इंडिजीनियस आकाश एनजी, ये भी मीडियम रेंज मिसाइल ही है। ठीक है, यहां पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि जो एंटी टैंक मिसाइल्स होती है उनकी जो रेंज होती है बहुत ज्यादा नहीं होती, 10-12 किलोमीटर के अराउंड ही होती है। क्यों? क्योंकि टैंक जब तक बॉर्डर के उस पार खड़ा है तब तक आपके लिए खतरा नहीं है, जब वो बॉर्डर के अंदर आ जाएगा तब आपके लिए खतरा है, और आपको बॉर्डर के अंदर आने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉर्डर है ये, यहां से कोई टैंक अंदर आया तो आप डिफेंस सिस्टम यहीं पे रखेंगे, 500 किलोमीटर तो दूर नहीं रखेंगे, बॉर्डर के 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर ही रखेंगे ना। यहीं से आपने मिसाइल दाग दी, टैंक उड़ा दिया। यहां पे आपको रेंज पे ध्यान नहीं देना है, यहां पे आपको ध्यान देना है प्रिसीजन पे। प्रिसाइज होनी चाहिए, टारगेट जो होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए उस वेपन की। क्यों? क्योंकि टैंक छोटा होता है, छोटी बड़ी गाड़ी जितना, छोटे ट्रक जितना, और मूविंग होता है। वो सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। यूपीएससी में क्वेश्चन जो आएंगे कॉमन सेंस से आते हैं, कॉमन सेंस से उनको सॉल्व किया जाता है, वो ही यहां पे चल रहा है। QMRSM, अब एक बच्चा क्या करेगा, याद करके चला जाएगा, MRSM भूल जाएगा। यहां पे मैंने आपको बता दिया मीडियम रेंज सरफेस ए टू एयर मिसाइल। क्यों? लॉजिक बता दिया पीछे का, अब आप कभी नहीं भूलोगे इसको। क्या भूलोगे? अभी नहीं भूलोगे। प्रोवाइड्स ए 360 डिग्री ऑटोनोमस शील्ड अगेंस्ट एवरीथिंग फ्रॉम सुसाइड ड्रोन्स टू हाइपरसोनिक मिसाइल। इस सिस्टम में जो सुदर्शन चक्र है, मैंने भी क्या बताया कि जिस लेवल पे भी आएगा कोई, अगर ड्रोन आ रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास है, उसी हिसाब से हम रिटेलिएट करेंगे। और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आएगी तो हम उसी हिसाब से रिटेलिएट करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि जिसकी स्पीड 5 माक से ज्यादा होती है। माक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, 1 माक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो 5 माक का मतलब, 5 माक का मतलब 5 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाइपरसोनिक अभी और आने वाला है आगे। रिगार्डिंग मिशन सुदर्शन चक्र कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इंडिकेट्स S-400 MRSAM आकाश एनजी सिस्टम्स, ठीक है। इट इज डिजाइंड ओनली फॉर प्रोटेक्शन एज बैलिस्टिक मिसाइल, नहीं, हर लेवल पे ये प्रोटेक्शन देता है हमें। इट प्रोवाइड्स मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, सही बात है। इट कैन काउंटर हाइपरसोनिक थ्रेट्स, ये भी सही है। तो 1, 3 एंड 4 सही है, आंसर हमारा बी होगा। क्लियर हुआ? सब चीज हमने पढ़ी है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। INS अरिदामन कमिश्निंग अर्ली। अरिहंत क्लास का ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है। larger and carries more than long range K4 and K15 nuclear missiles than its predecessors. Application solidified India's nuclear triad and ensures a credible second strike capability. ये फैक्ट है यहां पे क्या कि ये अरिहंत क्लास की 3 सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है। एक अरिहंत हो गई, दूसरी अरिघात हो गई, और तीसरी हमारी अरिदामन हो गई, ठीक है। इनका काम क्या है ये तो आपको समझ आ गया। K4 K15 ये न्यूक्लियर मिसाइल करता है, ये फैक्ट हो गए, ये इसके पास है, क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है। इसका काम क्या है? एप्लीकेशन ये है कि न्यूक्लियर ट्रायड है। एक तो क्या है कि न्यूक्लियर वेपन को फायर करने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और तीनों रीजन्स में होनी चाहिए। थ्रू एयर भी आप कर सकते हैं, मतलब आपके पास ऐसे हवाई जहाज हैं, प्लेन्स हैं। थ्रू लैंड तो आपको करना ही है, वो तो खैर होता ही है सबके पास, मिसाइल जो होती है सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और थ्रू वाटर ऑल्सो। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं। एंड एक और चीज आ गई यहां पे, एंश्योर से क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब यहां पे थोड़ा सा IR घुस जाएगा। कैसे? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट्स क्या? नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये फॉरेन पॉलिसी हमारी, हमें पता भी है, ठीक है भैया, मान गए। लेकिन कभी सोचा है कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है?
इसका मतलब कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक करेगा, उसके बाद ही हम उस पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। लेकिन कभी सोचा है कि कोई एक बार जब हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा तो क्या हम उस हालत में रहेंगे कि न्यूक्लियर अटैक का जवाब दे पाए? सोचा है कभी? अगर आपको किसी पे न्यूक्लियर अटैक करना है तो आप उस पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन साथ साथ उन जगहों को भी तो डिस्ट्रॉय करेंगे ना जहां पे उसके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। तो वो कैपेबिलिटी जो होती है, इसको बोलते हैं एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि हमारे ऊपर अटैक हो गया, हमने उस अटैक को सरवाइव किया और अब हम वापस अटैक करेंगे। ये कैपेबिलिटी आपके पास इतनी है कि नहीं है, उसके लिए ये यहां पे ये जो सबमरीन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ये यहां पे इसको इंश्योर करती हैं कि ठीक है आपने सब कुछ उड़ा दिया तो हमारे पास समुद्र में कहीं एक पनडुब्बी है, 3 पनडुब्बी कम से कम ये है जो न्यूक्लियर वेपन लेकर के जा रही हैं, वो आपको छोड़ेंगी नहीं। इसको बोलते हैं डिटरेंस। इसको बोलते हैं डिटरेंस। क्या आपने हम पे स्ट्राइक कर दिया, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी कि हम सरवाइव भी कर पाएंगे और हम वापस आप पे न्यूक्लियर स्ट्राइक भी करेंगे। ये कैपेबिलिटी हम प्रूव कर चुके हैं। इंश्योर करा है किसने? इसने, अरिहंत ने, क्लास सबमरीन्स ने। समझ आ गया? इसको बोलते हैं डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब होता है कि अगर मैं आपको मारता हूं तो आप भी वापस मुझे मारेंगे, मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी है, तो इस डर से मैं आपको मारूंगा ही नहीं। ये होता है डिटरेंस। समझ आया? 2 इंसान जा रहे हैं, एक के पास गन है, एक के पास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पास गन नहीं है वो गन वाले से डरेगा, घर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों के पास गन हुई तो कॉन्फ्लिक्ट जनरली अवॉइड हो जाता है, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर मैं फायर करूंगा तो ये भी करेगा, और वो मरे ना मरे मैं जरूर मर जाऊंगा। 50-50% चांसेस है कि मैं भी मर जाऊं, तो मैं फायर ही नहीं करूंगा। तो ये डिटरेंस जो है ये पीस बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आया यहां पे क्या कंसेप्ट है? जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक प्रीलिम्स में, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको और फैक्ट्स बताता चल रहा हूं। क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएनएस अरिदामन स्ट्रेंथन इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है। इट एनहांसेस इंडिया सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थ्रू सबमरीन बेस्ड मिसाइल। जी हाँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रेफर्स टू एबिलिटी टू लॉन्च ए प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक? नहीं। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ए न्यूक्लियर अटैक इवन आफ्टर एब्जॉर्बिंग फर्स्ट स्ट्राइक? हाँ, यही सही है, यही तो मैंने बताया अभी आपको। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन ऑफ आईएनएस वागशीर एंड प्रोजेक्ट 17 इन फ्रिगेट्स। आईएनएस वागशीर पता ही है आपको, कलवरी क्लास की मिसाइल है। कलवरी, स्कंदेरी, वेला, वागीर, वागशीर 6 हैं। वागशीर किस लिए? शॉर्ट फिश जो है एक, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, वागशीर। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास सबमरीन्स एंड इंडक्शन ऑफ आईएनएस तारागिरी। वागशीर का कंप्लीशन, वागशीर के साथ, वागशीर जो थी स्कॉर्पियन क्लास की 6 थी, 5 पहले हो चुके, उनके बारे में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, 5 पहले हो चुके, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये छठी है वागशीर। इससे पहली कौन सी थी? वेला, है ना? पता है आपको 5 के नाम, 6 के नाम आपको याद करके जाने हैं। कावेरी, करंज, खंडेरी, वेला, वागीर, वागशीर, सीक्वेंस में याद करके जाने हैं। 6 क्लास 6 थी, फ्रांस के कोलैबोरेशन के, फ्रांस के सपोर्ट से बनाई थी हमने। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स थी ये, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये 6 की 6। इनका कंप्लीशन हो गया इस प्रोजेक्ट का। और इन 6 का जो प्रोजेक्ट है 6 बनाने का, इसको हमने क्या बोला गया था? प्रोजेक्ट 75 बोला गया था। पहली जो इनमें जो थी वो कलवरी थी, इसलिए इसको कलवरी क्लास सबमरीन भी बोला जाता है। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है इनमें। ये सब बातें आपको पता ही होंगे, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत टाइम से न्यूज में भी रही हैं। और साथ साथ क्या हुआ है? इंडक्शन ऑफ आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17 है हमारा, जिसमें कि 7 हमारी जो हैं 17 अल्फा फ्रिगेट्स, इसमें बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स इनके ऊपर लॉन्च हैं। और ये 7, ये चौथी है।
ठीक है, नीलगिरी क्लास की सबमरीन है ये। कौन सी क्लास की? नीलगिरी क्लास की। जैसे ये कलवरी क्लास की है, ये तारागिरी जो है नीलगिरी क्लास की। इसमें सबसे पहले नीलगिरी थी, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी। इसके बाद जो आएगी वो आएगी विंध्यागिरी। पता है ये सब स्टैटिक का पार्ट है, न्यूज में रहा इसलिए मैंने बताया यहाँ पर कि ये चीजें न्यूज, अभी इसका इंडक्शन हुआ इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? प्रोजेक्ट 70A भी मैंने बता दिया। इसमें 7 है, 4 ये चौथी है, अभी 3 और आनी है। अगली जो आनी है 5वीं वो विंध्यागिरी है। पहली जो थी नीलगिरी, इसलिए इसको नीलगिरी क्लास भी बोला जाता है। याद रखनी है सब बातें। क्लियर हुआ? सॉरी। की फीचर्स, एडवांस स्टील फीचर्स, लो अकोस्टिक सिग्नेचर्स एंड लॉन्ग रेंज टॉर्पीडोज। ये आपको समझ आ गया है, स्टील फीचर है इसमें, स्टील फीचर है तभी तो पनडुब्बी है। और लॉन्ग रेंज टॉर्पीडोज है, ये भी समझ आ गया। लो अकोस्टिक सिग्नेचर। बैट्स पता है आपको? बैट्स क्या करते हैं? वो सोनार का यूज करते हैं, सोनार वेव्स छोड़ते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं और फिर उससे वो अपने प्रे जो उसका जिसको हंट कर रहा है उसका लोकेशन का वो पता लगाते हैं। यही टेक्नोलॉजी सेम पानी के नीचे यूज की जाती है। सोनार वेव्स जाती हैं सामने, अगर जहाज है तो टकरा के आएगी, जिस भी ऑब्जेक्ट से वो टकराएगी तो रिफ्लेक्शन का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न हम स्टडी करते हैं, बताते हैं कि आगे कितनी आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है और वो कितना बड़ा है, क्या है वो, उसी से ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। लेकिन पनडुब्बी जो होती है, जो सबमरीन होती है, वो खुद भी तो आवाज करती है। इंजन मूव कर रहा है, आवाज करेगी कि नहीं करेगी? तो वो जो आवाजें हैं वो जा रही हैं, वो भी तो सोनार वेव्स के थ्रू जा रही हैं, वो भी तो सोनार वेव्स के काम करेंगी। जारी मतलब डिटेक्ट करने के लिए तो मुझे सोनार वेव्स छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन मैं खुद ही आवाज कर रहा हूं। अब वो वेव, साउंड वेव ट्रेवल करेंगी, वाइब्रेशन होगी पानी में, तो मेरी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, मुझे डिटेक्ट करना इजी होगा। अगर मैं वो वाइब्रेशंस कम कर दूं और वो साउंड जो है वो कम कर दूं तो मेरा स्टील्थ हो जाऊंगा, मुझे मेरी डिटेक्ट करना के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं लो अकोस्टिक सिग्नेचर्स। समझ आया? लो अकोस्टिक सिग्नेचर्स इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन, bolstering the Indian Ocean region dominance against increasing PLA नेवी प्रेजेंस। बेसिकली ओशन में हमें अपनी प्रेजेंस जो है वो बना के रखनी है, अपनी डोमिनेशन बना के रखनी है। डोमिनेशन नहीं, कम से कम इतना तो बना के रखनी है, कोई हम पे हमला करे तो हम रिटेलिएट कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे करते हैं। मैच द फॉलोइंग फीचर्स। पहला क्या है? INS अरिनंदन, अरिदामन, ये तो पता ही अभी पढ़ा है। SSBN विद न्यूक्लियर मिसाइल्स। ठीक है। डार्क ईगल, ये क्या है? हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है एक। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। इसमें 7 है, 4 चौथी जो है हमारी अभी मैंने बताया आपको INS तारागिरी थी। स्वार्म ड्रोन्स, ऑटोनोमस कोऑर्डिनेटेड अटैक। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको। चलिए, इंडिया EU लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट जनवरी 2026 में हुआ था। ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? किसके साथ हुआ? तो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन बिटवीन ट्रेड इनटू डिफेंस। इंडिया EU जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इस ट्रेडिंग पार्टनर को हम डिफेंस पार्टनर भी बना रहे हैं, हमने पैक्ट किया है। तो ये अपनी तरह का पहला होगा कि ट्रेड से डिफेंस में जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसके साथ हुआ? EU के साथ हुआ। फीचर क्या है इसका? फोकस ऑन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है। साइबर वारफेयर पे और स्पेस सिक्योरिटी पे फोकस करता है। ये 3-4 चीजें आपको याद रखने जानी है, इसका जो फोकस है। एप्लीकेशन डाइवर्सिफाइज इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप्स अवे फ्रॉम टोटल रिलायंस ऑन रशिया एंड US। हमने प्लेसेस एंड यूज में हमने एक पढ़ा था कि भाई एक तजाकिस्तान में इंडिया का एक फुल फ्लेज मिलिट्री बेस है, जो 2002 में हमने क्या किया था, उसको एक्वायर किया था, और उसको हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 20 साल का तजाकिस्तान से कि है हमारा मिलिट्री बेस यहाँ पे रहेगा। उससे हम पाकिस्तान और चाइना दोनों की मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकते थे, अच्छे से कर रहे थे 2022 तक। 2022 में
वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो ताजिकिस्तान गवर्नमेंट में दोबारा रिन्यू नहीं किया, चाइना और रशिया के प्रेशर में। समझ रहे हो? इंडिया जो है वो एक पीसफुल कंट्री है। जो आर्म्स रेस रशिया और यूएस के बीच में चलती है, जो रस्सा कस्सी चलती है, उसमें इंडिया कभी किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। वो अलग बात है, हम रशिया को अपना दोस्त मानते हैं और हर मदद के लिए तैयार है जितना हमसे हो सकता है, लेकिन हम लड़ाई में साथ नहीं देने वाले, ये भी रशिया को पता है। लेकिन चाइना तो देगा, समझ रहे हो ना? तो चाइना, इसलिए चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा रशिया पे है। तो क्या है, हम भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते। रशिया के भी अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं और वो अपने इंटरेस्ट छोड़ के हमारी मदद क्यों करेगा? उसको अपना भी तो देखना है ना। तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो यूएस और रशिया दोनों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसलिए हमने ईयू से भी हमने डिफेंस टाई अप किया है। डाइवर्सिफाई हुआ हमारा डिफेंस। समझ आया? कितनी अच्छी अप्रोच है ये, लॉन्ग टर्म अप्रोच है एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया ईयू सिक्योरिटी एक्ट मार्क्स ए शिफ्ट इन इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप। ठीक है, इट रिड्यूसेस इंडिया रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर। ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर हमारे कौन है? रशिया और यूएस। तो उन पे हमारी डिपेंडेंस को कम करता है। बिल्कुल सही है, ये ए ही होगा। आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि डिफेंस के लिए हमें इनोवेटिव माइंड्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना है। हम चाहते हैं कि जो भी अब हम बनाएं, पहली बात तो मेक इन इंडिया, जो भी बनाए वो इंडिया के अंदर ही बनाए। वेपन्स जितने भी हम यूज़ करें इंडिया के अंदर बने हुए यूज़ करें। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है और इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है। तो इसके लिए क्या है, जो हमारे जो डिफेंस जो हमारा डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इन सबको इनवाइट कर रहा है, फंडिंग भी दे रहा है कि आप नए नए आइडियाज़ लाइए, हमारे इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। यही है बेसिकली आइडियाज़। ओवर 600 startups engaged with 43 items worth 24,100 crores directly procured by Ministry of Defense। समझ आ गया जो मैंने बोला? की फीचर्स फोकस ऑन डीप टेक जैसे कि एआई एंड बेस्ड ऑन सर्वेलांस एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। इसका फोकस किस पे? ये इंपॉर्टेंट है, डीप टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि एआई बेस्ड सर्वेलांस और क्वांटम कम्युनिकेशन। याद रहेगा इतना? आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन। democratizes defense production by involving MSMEs and startups। डेमोक्रेटाइज कर रहा है ना, अब छोटे छोटे लोग भी इसमें इनोवेशन में अपना पार्टिसिपेशन दे पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। With reference to IDEX initiative, consider the following statements. First, it promotes innovation by startups in defense sector। ठीक है। Second, इट फोकस ऑन डीप टेक लाइक एआई एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। अभी पढ़ा है, बिल्कुल सही है। इट एलिमिनेट्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डिफेंस प्रोडक्शन। नहीं, गलत है ये। इट इन्वॉल्व्स प्रोक्यूरमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 सही है, 3 नहीं है, तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रे जोन वारफेयर। ग्रे जोन वारफेयर क्या कह रहा है ये? देखो क्या होता है, कंट्रीज की आपस में रस्साकसी चलती रहती है। लड़ाई हम कर नहीं सकते, पीसफुल हम है नहीं, तो उसके बीच में हम कुछ हरकतें करते रहते हैं, कंट्रीज एक कंट्री दूसरी के साथ, जो कि वार की कैटेगरी में नहीं आती लेकिन पीसफुल भी नहीं है। वो ग्रे एरिया में रह गई वो एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करना, माइग्रेंट्स हैं उनको वेपनाइज कर देना, साइबर अटैक्स, है ना, ये सब ग्रे जोन वारफेयर में आते हैं। ये प्रॉपर वारफेयर, कन्वेंशनल वारफेयर में नहीं हो रहे, लेकिन पीसफुल भी नहीं है। एक कंट्री की आप पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी बनी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, क्यों आए ये न्यूज में? 2025 सा रिकॉर्ड वाटर कैनिंग। वाटर कैनिंग कहां हुई? एंड लेजर इंसिडेंट्स बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। याद रहेगा क्यों आए? चाइना और फिलीपींस में इंसिडेंट हुआ है, रिसेंट इंसिडेंट है। यूजिंग नॉन मिलिट्री एसेट्स, कोस्ट गार्ड,
फिशिंग मिलिटिया टू अचीव मिलिट्री गोल्स। ये इसका फीचर है जो मैंने भाई बताया आपको, वही मिलता जुलता। एप्लीकेशन क्या है? फोर्सेस कंट्री टू रीडिफाइन एक्ट ऑफ वॉर एंड इन्वेस्ट इन मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट। अब कंट्रीज को सोचना पड़ रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर को क्या हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। वाटर कैनिंग हो रही है, एक्ट ऑफ वॉर में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी कंट्री तो परेशान हो रही है ना। तो एक्ट ऑफ वॉर को फिर से हो सकता है डिफाइन करें हम, और करना भी चाहिए। ठीक है, ये इसका यूज है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रे जोन वॉरफेयर। इट इन्वॉल्व्स मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू स्टेट्स। नहीं, ये गलत है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तो है ही नहीं। इट यूजेस सिविलियन एंड नॉन मिलिट्री एसेट्स फॉर स्ट्रेटेजिक गेन्स। ये सही है। इट ब्लर्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉर एंड पीस। ये भी सही है। तो 2 और 3 हमारे करेक्ट है, 1 नहीं है। आंसर हमारा ए होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक रेस यूएस डार्क ईगल डिप्लॉयमेंट। यूएस डार्क ईगल ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब 5 मार्क से ज्यादा इसकी स्पीड है। बस इतना ध्यान रखना आपको, यूएस की है ये, 5 मार्क से ज्यादा है। और फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन बैटरीज इन 2025। ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम। क्लियर हुआ? स्पीड एक्सीडेंट 5 मार्क विद मैन्यूवरेबिलिटी। 5 मार्क से ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाती है, और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी हम स्पीड कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन काउंटर्स द एग्जिस्टिंग हाइपरसोनिक एडवांटेज हेल्ड बाय रशिया। रशिया के पास है हाइपरसोनिक एडवांटेज। कौन सा? जिरकॉन मिसाइल जो है, और चाइना का DF-17। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई है, डिप्लॉय की गई। समझ आ गया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द हाइपरसोनिक वेपन्स, दे ट्रेवल एट स्पीड्स ग्रेटर देन 5 मार्क। बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा हमने। दे आर इनकेपेबल ऑफ मैन्यूवरिंग मिड फ्लाइट। नो, दे आर कैपेबल ऑफ मैन्यूवरिंग मिड फ्लाइट। मिड फ्लाइट में भी उनकी स्पीड जो कम ज़्यादा की जाती है, डायरेक्शन वगैरह बदली जा सकती है। दे आर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाँ, इसीलिए तो इतना यूजफुल है कि आज के जो डिफेंस सिस्टम है वो इनको ट्रैक नहीं कर पा रहा। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, आंसर आपका ए होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। REAIM रियाम समिट। देखो क्या कह रहा है, ग्लोबल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल AI इन मिलिट्री डोमेन। मिलिट्री डोमेन में हम AI यूज कर रहे हैं। इसी वीडियो में मैंने 3-4 बार बताया कि AI का यूज हो रहा है, लेकिन वो AI का यूज जो वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि AI बेमतलब में किसी को उड़ा दे और आप बोल दो भाई अब क्या करें, वो तो AI है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ फ्रेमवर्क बनना चाहिए। ये समिट कहती है। की फीचर्स, नेगोशिएटिंग एथिक्स फॉर लीगल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स। ठीक है, क्लियर हो गया। लॉज है, ये इसका की फीचर है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन कहती है क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल लॉ जिनेवा कन्वेंशन। जी हाँ, जिनेवा कन्वेंशन जो है, एज AI स्टार्ट मेकिंग किल डिसीजंस। अगर AI ने किसी को किल डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया तो ये जिनेवा कन्वेंशंस का जो होता है उसको मतलब बोल सकते हैं कि उसके अगेंस्ट में जा सकता है। तो थोड़ा सा हमें लॉज के जो फ्रेमवर्क है उसके साथ साथ काम करना पड़ेगा। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि AI यूज करना है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लोगे ना। तो वो रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा, और AI को भी उस हिसाब से आपको गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। यही इतना ही कह रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये? लॉटरी म्यूनिशंस के बारे में तो पता ही है क्या है। वेपन दैट होवर द टारगेट एरिया बिफोर स्ट्राइकिंग। टारगेट एरिया को पहले देखते रहते हैं, डेटा भी एनालाइज कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है या तो पहले से वो गाइडेड होते हैं, या तभी उनको अगर ऑर्डर मिलता है तो वो जाकर के स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो डिफेंस में जो चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो थी न्यूज में बार बार जो आती रहती हैं, या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो हमने कवर कर ली हैं। इसी तरीके अब जो UPSC थीम्स में आगे हम वीडियो और बनाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाएंगे, वो भी आपको देखनी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना है, हमारे BAPS प्रमुख अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। थैंक यू।